हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ गए फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 82। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं ज़ूलाओ की पावर, बट उससे पहले जरा पिछले एपिसोड का रिकैप हो जाए। बेसिकली पिछले पार्ट में ज़ूलाओ जियान को बैटल फॉर्मेशन मास्टर्स के लेवल के बारे में बताते हैं। हमें मेंटल स्ट्रेंथ के लेवल्स के बारे में भी मालूम पड़ा था। अगर आपको उसकी डिटेल्स जाननी है तो देख सकते हो पिछले एपिसोड को। फिर वो जियान से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारी कोर इंसेप्शन को कंडेंस करवाता हूँ, लेकिन जियान कहता है मेरे पास तो पहले ही कोर इंसेप्शन है। इस बात ने ज़ूलाओ को शॉक दे दिया होता है, लेकिन जब वो सेंस करते हैं कि जियान की कोर इंसेप्शन कितनी ज्यादा खतरनाक है, उन्हें फाइनली रिलीफ महसूस होती है। दोनों के बीच में और कुछ बातें होती है। तभी अचानक से उनका ध्यान जाता है आसमान की तरफ। वो कहते हैं लगता है हमारे पास नए मेहमान आए हैं। अभी बर्निंग हेवन टेरिटरी के आसमान में एक ग्रुप मौजूद होता है। इसमें 5 लोग थे और इसे लीड कर रहा था एक यंग मैन। हमें मालूम पड़ता है कि ज़्वालिंग फैमिली का 6th प्रिंस है। इसका नाम था दूहे। ये काफी घमंडी इंसान था। उसे ऐसा लगता था कि बर्निंग एसेंस पवेलियन उसका स्वागत करेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके बर्निंग हेवन टेरिटरी में एंटर करने की कोशिश करता है। शायद इसी मोमेंट का ज़ूलाओ इंतजार कर रहे थे। वो कहते हैं बिना परमिशन के बर्निंग एसेंस पवेलियन में ट्रेसपास करने के लिए तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। ये कहते हुए अपने अटैक को लॉन्च कर देते हैं। उनकी स्टैंड के हिसाब से उस 6th प्रिंस दूहे का काम एक ही बार में तमाम हो जाता, लेकिन जब अटैक उसके पास पहुंचता है, दूहे के सामने का स्पेस रिपल होता है। किंग ज़्वालिंग का क्लोन अपीयर हुआ था। फिर दोनों कुछ समय तक एक दूसरे को ताने मारते हैं। जब किंग ज़्वालिंग को लगता है कि ज़ूलाओ उसके क्लोन को बख्शने नहीं वाले, वो एक पीले रंग के बीड को बाहर निकालता है। इस एनर्जी बीड में से बहुत ही टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस एमिनेट हो रही थी। अब असल में क्या चीज है, चलो जानते हैं इस एपिसोड में। जियान का ध्यान भी उस येलो बीड के ऊपर ही था। तभी उसके दिमाग में गोल्डन ड्रैकिंग की आवाज गूंजती है। वो कहते हैं वो येलो बीड। जियान पूछता है मास्टर वो क्या चीज है और उसके अंदर वो अजीब सी पावर कैसी है। असल में कुछ समय पहले जियान ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उस येलो बीड को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक अजीब सी पावर जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को दूर कर देती है। ये काफी अजीब बात थी। अगर उसका शरीर मजबूत नहीं होता तो उस बैकलैश की वजह से उसे चोट लग जाती। भले वो चीजों को सेंस न कर पाया हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ थी, किंग ज़्वालिंग की येलो बीड काफी अनयूजुअल है। गोल्डन ड्रैकिंग जियान को बताते हैं लगता है किंग ज़्वालिंग ने 9 स्टार 2 एम्पर में 6th रैंक हासिल कर ली है। जियान कहता है एक 9 स्टार 2 एम्पर से 6th रैंक ऊपर। तभी अचानक से हम जियान की आंखों को श्रिंक होते हुए देखते हैं। उसे याद आती है वो बात जिसे एक बार गोल्डन ड्रैकिंग ने जियान को बताया था। वो याद करके बोलता है ओ तो ये लाइफ और डेथ एनर्जी है। जिन लोग कहते हैं हाँ ये वही लाइफ और डेथ एनर्जी है। एक सच्चा दो इमोर्टल एक्सपर्ट लाइफ और डेथ की एनर्जी को कंट्रोल कर पाता है, और इन लाइफ और डेथ की 9 रिवोल्यूशंस का स्टार्ट 9 स्टार 2 एम्पर के बाद किया जाता है। जब ये 9 रेवोल्यूशन खत्म हो जाते हैं और ये पावर एक हद तक कंसंट्रेट हो जाती है, तब इंसान पहुंच जाता है 2 शैन लेवल पे। गोल्डन ड्रैकिंग कहते हैं और उससे ऊपर होता है 2 शैन। 2 शैन के पास लाइफ और डेथ के ऊपर की पावर होती है। ये सुन के जियान गहरी सोच में चला गया था। तभी जियान अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर एक डार्क ब्राउन लाइट को सेंस करता है। ये लाइट एक बार पल्स होकर तुरंत ही साइलेंट हो गई थी। जियान कहता है ये क्या हुआ। ये लाइट उसी होली फ्लेम सीड में से आ रही होती है जिसे उसने यूनिकॉर्स फॉरेस्ट में हासिल किया था। गोल्डन ड्रैकिंग कहते हैं ज़्वालिंग किंग के पास होली फ्लेम का ऑरा है। जियान कहता है होली फ्लेम। उसे समझ में आता है कि उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर वो होली फ्लेम सीड क्यों रिएक्ट कर रहा था। ऑफ कोर्स उसे पता होता है कि भले ज़्वालिंग किंग के ऑरे में उस होली फ्लेम का ऑरा भी मिला हुआ हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उस होली फ्लेम को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया गया है। गोल्डन ड्रैकिंग कहते हैं भले ये क्लोन हो, लेकिन इसे क्रिएट करने के लिए ज़्वालिंग किंग ने काफी भारी कीमत चुकाई है। ये क्लोन उसकी ट्रू पावर के 80% स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर सकता है। वो कहते हैं लगता है ज़्वालिंग रॉयल फैमिली में हमें कई इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलने वाली है। जियान भी आसमान की बैटल की तरफ देख के बोलता है लगता है सच में मेरी ट्रिप वर्थ इट है। जब ज़्वालिंग किंग के क्लोन ने इस येलो बीड को बाहर निकाला था, इसे एक बार देख के एल्डर ज़ू कोल्ड स्नॉट करते हैं। वो कहते हैं बस छोटी सी ट्रिक है, अगर तुम्हारा असली शरीर यहाँ पे होता तो शायद मुझे तुमसे फाइट करने में थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़ता, लेकिन तुम्हारा क्लोन बहुत कमजोर है, इस वजह से मुझे लगता है कि तुम पांचों को यहाँ पे रहना चाहिए। उस पीले रंग के बीड को ज़ूलाओ की तरफ आगे बढ़ाते हुए किंग ज़्वालिंग कहता है तो चलो देख ही लेते हैं। फाइनली किंग ज़्वालिंग ने बीड को आगे पुश कर दिया था। ये येलो बीड स्पेस को चीरते हुए एल्डर ज़ू की तरफ आगे बढ़ जाती है। इसकी सतह पे जो ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी घूम रही थी उसकी वजह से येलो बीड और भी मिस्टीरियस लग रहा होता है। इसके जवाब में ज़ूलाओ ने एक हाथ से हैंड सील चेंज करी थी। हम उनकी सिल्वरी दुकी को एक थंडर फॉक्स में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। इस टेक्निक का नाम भी थंडर फॉक्स था। फिर जियानो सिल्वरी लुमड़ी को बैंग के साउंड के साथ उस येलो बीड से टकराते हुए देखता है। ये मामला बस कुछ मिली सेकेंड्स तक चलता है, फिर
बूम की आवाज के साथ वो बीट फट जाता है। चारों तरफ डिस्ट्रक्टिव रिपल्स फैलते हैं। दूसरी तरफ जुलाओ की वो सिल्वरी लोमड़ी अपने पंजों को ज्वालिंग किंग के क्लोन की तरफ आगे बढ़ाती है। थंडर फॉक्स को अपने करीब आते हुए देख ज्वालिंग किंग हंस के बोलता है, हाँ मैंने सोचा नहीं था कि बिना अपनी बैटल फॉर्मेशन मास्टर्स की स्किल्स को इस्तेमाल करे तुम एक्चुअली मेरे इस 80% स्ट्रेंथ से बने क्लोन को एक ही अटैक में हरा पाओगे। लगता है तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे नीचे नहीं है। ये कह के किंग ज्वालिंग का क्लोन अपने हाथ को उठाता है। उसके पीछे जो 5 लोग थे वो तुरंत ही हवा में गायब हो जाते हैं। किंग ज्वालिंग भी धुएं में बदलने से पहले जुलाओ से बोलता है, जुजिन तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, एक न एक दिन मैं उसे हासिल कर लूंगा जो मेरा है। ये कह के वो किसी बलबूले की तरह फूट गया था। इस किंग ज्वालिंग के क्लोन को इस तरीके से डिसअपीयर होते हुए देख एल्डर जू की भौं सिकुड़ गई होती है। वो कहते हैं आखिर किंग ज्वालिंग क्या सोच रहा है। तभी ऐसा लगता है उन्हें कुछ याद आ गया हो। वो कहते हैं समखना ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। हालांकि जियान को पता नहीं होता कि एल्डर जू के इस रिएक्शन के पीछे क्या कारण है, लेकिन वो उसके बारे में और भी क्यूरियस फील कर रहा था। अब तक जियान भी एल्डर जू के पास पहुंच गया था। वो कहता है, जुलाओ क्या आप ठीक हो? एल्डर जू कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। क्या तुम अपने साथियों को ले आए? तुरंत ही म्यूइंग और म्यूफंग भी आसमान में अपीयर होते हैं। दोनों ने जुलाओ को ग्रीट किया था। जुलाओ कहते हैं अगर ऐसी बात है तो चलो चला जाए। उन्होंने अपने हाथ को उठा के आसमान में स्वाइप कर दिया था। तुरंत ही बर्निंग हेवन फॉर्मेशन की उस लेयर में छोटा सा गैप बन जाता है। इसे देख के जियान अपने साथियों के साथ ग्लैंसेस एक्सचेंज करता है। तीनों समझ जाते हैं कि उनकी डेस्टिनेशन ज्वालिंग रॉयल फैमिली है। ऑल्दो बर्निंग एसेंस पवेलियन और ज्वालिंग रॉयल फैमिली के बीच में काफी स्कर्मिशेस चल रही हैं, बट क्योंकि जियान की टोली को ले जा रहे थे एल्डर जू, तो जियान का ग्रुप कॉन्फिडेंट महसूस करता है। आखिरकार उनकी आंखों के सामने जुलाओ ने किंग ज्वालिंग के क्लोन को भागने में मजबूर कर दिया है। हमें समझना चाहिए कि छोटी सी फाइट में जुलाओ ने किसी भी तरह की बैटल फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं किया था। ये प्योर रॉ पावर होती है। सीन शिफ्ट हुआ था ज्वालिंग रॉयल फैमिली की तरफ। किंग ज्वालिंग तेजी से खांस रहा होता है। लगता है क्लोन किस तरह से डिस्पर्स होने की वजह से उसे बैकलैश का सामना करना पड़ा है। बर्निंग एसेंस पवेलियन की तरफ देखे किंग ज्वालिंग बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि जुजिन इतने कम समय में इतना पावरफुल हो जाएगा। अगर इसे सही समय पर रोका नहीं गया तो मेरे फ्यूचर प्लान्स को खराब करेगा। ये ग्रैंड हॉल जहाँ पे किंग ज्वालिंग बैठा हुआ था, इसका नाम होता है जिंगलुअन हॉल। ये ज्वालिंग रॉयल फैमिली के सबसे लग्जूरियस एरिया में होता है। इस हॉल के डोर्स के ऊपर लिखे हुए बड़े बड़े कैरेक्टर्स ज्वालिंग रॉयल फैमिली के प्रेस्टीज को अलग से दिखाते हैं। शुरुआत में काफी फैला एरिया होता है, फिर कई लंबी लंबी सीढ़ी दिखाई देती है जिनके अंत में होता है एक बड़ा सा सिंहासन। इस थ्रोन पे किंग ज्वालिंग बैठा होता है। अब इस हॉल में किंग ज्वालिंग के अलावा एक ही इंसान मौजूद था। ये जिस तरीके से अपने हाथ में जेड फैन पकड़े होता है, बेसिकली इसकी पूरी अपीयरेंस काफी रिफाइंड लग रही थी। इसका नाम वेंजी होता है, जो कि किंग ज्वालिंग का सबसे भरोसेमंद सलाहकार था। अंग्रेजी में बोले तो मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर। वेंजी कहता है, योर मैजेस्टी आपको अपने स्वास्थ्य पे और ध्यान देना होगा। इतनी दूरी से अपने क्लोन को मैनेज करना ये काफी एग्जॉस्टिंग होता है। किंग ज्वालिंग अपनी आंखें नैरो करके बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बर्निंग एसेंस पवेलियन का अनडिफीटेड गॉड ऑफ वॉर जुजिन अभी भी जिंदा होगा। ये सच में हमारे एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड है। इस खबर को सुन के वेंजी की आंखें एकदम श्रिंक हो गई थी। जुजिन अभी भी जिंदा है? आखिर ही कैसे हो सकता है? वेंजी याद करता है कि 100 साल पहले किंग ज्वालिंग की जुजिन के हाथों से क्रशिंग डिफीट होती है और यहीं से शुरुआत हुई थी दोनों के बीच की दुश्मनी की। ओवरऑल जुलाओ को जाल में फंसाने का पूरा षड्यंत्र किंग ज्वालिंग नहीं रचा था और इस अटैक में वेंजी भी शामिल होता है। वेंजी एक डिसबिलीफ से भरी आवाज में कहता है, योर मैजेस्टी ये कैसे हो सकता है? वो कहता है, 100 साल पहले हमने जुजिन को खत्म करने के लिए एक 9 स्टार 2 एम्पर और 2 8 स्टार 2 एम्पर को डिस्पैच किया था, लेकिन उनमें से कोई भी लौट के वापस नहीं आया। ये बात बिल्कुल सच होती है। असल में वो तीनों मेंबर्स ज्वालिंग रॉयल फैमिली के होते हैं, लेकिन उन तीनों को पता अभी तक नहीं लग पाया है। किंग ज्वालिंग एक हल्की आवाज में कहता है, हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? वेंजी थोड़ा सा आगे बढ़ के बोलता है, हाल फिलहाल योर मैजेस्टी आपको अपनी दोशियान क्लास के ब्रेक थ्रू पे फोकस करना चाहिए। हम कुछ समय तक उन्हें सोलोमन के साथ उलझे रहने दे सकते हैं। ये सुन के किंग ज्वालिंग के चेहरे का गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है। वो कहता है, ऐसी बात है क्या? वेंजी किंग ज्वालिंग के बगल में अपीयर होके उसके कान में कुछ फुसफुस आने लगता है। ये सुन के किंग ज्वालिंग की आंखें एकदम फायरी हॉट हो गई थी। वो कहता है, अगर ऐसी बात है चलो अपने प्लान्स को आगे बढ़ाया जाए। जो सोलोमन सेट को ऑर्डर्स भेजो, उन्हें जुजिन से डील करना होगा। अगर बर्निंग इंसेंस पवेलियन का चार्ज जुजिन लेता है तो सेलेक्ट कॉम्पिटिशन में हमें काफी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। वेंजी एक रिस्पेक्टफुल बाउ करके इस हॉल से विड्रॉ कर लेता है, मतलब चला गया था। दूसरी तरफ बर्निंग इंसेंस पवेलियन की टेरिटरी में जुलाओ जियान की टोली को लेकर इंपीरियल पॉइंट की तरफ निकलने वाले थे। हालांकि जुआन से इंडियन के ऊपर के स्पेस में काफी बंदिशें हैं, लेकिन जुलाओ की स्ट्रेंथ के साथ वो आराम से स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं। बर्निंग इंसेंस पवेलियन के एक दूसरे हिस्से में
हम एक कोमल सी लड़की को खड़े होते हुए देखते हैं। अभी उसका मुंह फूला हुआ होता है। वो कहती है अभी तक एल्डरजू मुझसे मिलने क्यों नहीं है और मैंने उस फियर्स बैटल को भी मिस कर दिया। तभी पीछे से एक प्यार से भरी आवाज आती है, तो हमेशा इस तरीके समय बर्बाद क्यों करती रहती हो? सेट कंपटीशन काफी करीब आ गया है और तब भी तुम अपनी कल्टीवेशन को निगलेक्ट कर रही हो। इस आवाज को सुन के उस लड़की के चेहरे पे तुरंत ही स्माइल आ गई थी। वो कहती है फादर। फिर वो पीछे मुड़ती है। वो कहती है क्या मैं प्लीज इस जगह से जा सकती हूँ? बर्निंग सेंस पवेलियन एक बहुत ही डल जगह है। कुछ सोचने के बाद उसके फादर बोलते हैं एक बार एल्डरजू वापस आ जाते हैं और सेट कंपटीशन खत्म हो जाता है तब मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा, लेकिन अभी तुम ऐसा नहीं कर सकती। अपने फादर की ऐसी बात को सुन के वो लड़की तुरंत ही खुश हो जाती है। वो कहती है प्रॉमिस। ये उसके फादर नोट करते हैं। वो फिर से बर्निंग सेंस पवेलियन लौट जाती है। उसे जाती हुई देख उसके फादर साय करते हैं। वो जानते थे कि उनकी बेटी को अभी बाहरी दुनिया का बिल्कुल अनुभव नहीं है। सीन दिखाया जाता है बर्निंग सेंस पवेलियन के मेन हॉल का। म्यूज उजी हेवन पैलेस के डेप्यूटी हेड ल्यूपिंग से बोलते हैं तुम्हारी बेटी सच में खुश मिजाज है। ल्यूपिंग अपने सिर को हिला के बोलते हैं वो बस पूरे दिन खेलती रहती है। अगर वो उसके आधे ध्यान को भी अपनी कल्टीवेशन में फोकस करती। ये कह के वो फिर से अपने सिर को हिलाने लगते हैं। म्यूज उजी स्माइल करके बोलते हैं परहैप्स एक बार कंपटीशन खत्म हो जाता है तो हम उसे बाकियों के साथ एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए भेज सकते हैं। उसे एक्सपीरियंस की सच में जरूरत है। ये सुन के ल्यूपिंग का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया था। वो कहते हैं हाँ, और वो जियान भी काफी प्रॉमिसिंग है। लगता है एल्डरजू उस पे सही ध्यान लगा रहे हैं। ये कहने के बाद दोनों फिर से आसमान की तरफ देखने लगते हैं। दोनों को बता था कि आगे काफी चैलेंजेस आने वाले हैं, चाहे बात करनी हो जनसंख्या के आधार पे या फिर सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स की। ज्वालिंग कॉन्टिनेंट की सबसे फेमस जगह ज़्वानटियन यानी कि ज़्वानसेंटियन होती है और ज़्वानसेंटियन के भी कई हिस्से करे गए थे। ज़्वानसेंटियन का नॉर्दर्न पार्ट मेजरली 9 सुपर सेक्ट्स और कुछ अलग अलग फैक्शंस का घर होता है। ये जगह एम्पर एनर्जी से भरी हुई थी। वहीं पे ज़्वालिंग रॉयल फैमिली के हेडक्वार्टर्स ज़्वानसेंटियन के सेंटर में होते हैं। मेडुसा ट्राइब की तरफ से होने वाले लगातार अटैक्स को रोकने की वजह से ज़्वालिंग रॉयल फैमिली को हर साल अपनी डिफेंसेस पे काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ता था। खासकर जो मेडुसा ट्राइब के मेंबर्स के पॉइजनस अटैक्स होते हैं उनकी वजह से हर साल ज़्वालिंग रॉयल फैमिली को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था। ज़्वानसेंटियन का जो ईस्टर्न पार्ट होता है उसकी सीमाएं जाती थी डेजर्ट एरिया में और यही ठिकाना मेडुसा क्लैन और उनके सबऑर्डिनेट ट्राइब का होता है। मेडुसा क्लैन जो कि ज्यादातर स्नेक क्रीचर से भरा होता है उसने अपनी खतरनाक रेपुटेशन को अपने खूंखार बर्ताव से हासिल किया था। बात बस ऐसी होती है कि रेगिस्तान में रहना बिल्कुल आसान नहीं होता। इस वजह से मेडुसा क्लैन भी ज़्वालिंग रॉयल फैमिली की तरफ अपने पैरों को फैलाने की कोशिश करता है। अगर वो एक्सपेंड या पूरी तरीके से रिलोकेट होना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले ज़्वालिंग रॉयल फैमिली के खतरे को रास्ते से हटाना होगा। यही कारण था जिसकी वजह से दोनों फैक्शंस के बीच की दुश्मनी और भी गहरी होती जाती है। अगर बात करें या ज़्वानसेंटियन के साउदर्न एरिया की तो उस जगह का ज्यादातर एरिया खाली होता है। यही वो मिस्टीरियस जगह थी जिसे 100,000 साउदर्न बॉर्डर कहा जाता था। इस जगह से बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। वहीं पर अगर बात करिए ज़्वानसेंटियन के वेस्टर्न पार्ट की तो उसके ऊपर कब्जा होता है मैजिकल बीस्ट ट्राइब्स का। सीन शिफ्ट हुआ था, हमें आसमान का स्पेस रेपल होते हुआ दिखाई देता है। 4 फिगर वहाँ पे मेटेरियलाइज होते हैं। मेटेरियलाइज का मतलब होता है अस्तित्व में आना, जैसे कोई इंसान हवा में ही अपीयर हो जाए। उन चारों में जो बूढ़ा इंसान आगे चल रहा होता है वो शिश करके बोलता है मुझे चुपचाप से फॉलो करो। उसके पीछे चल रहे 3 लोग बोलते हैं समझ गए। अगर इन्हें करीब से देखा है तो ऑफ कोर्स ज़ुलाओ और जियान का ग्रुप होता है जो कि ज़्वालिंग रॉयल फैमिली की तरफ जा रहे हैं। ज़ुलाओ की खतरनाक स्ट्रेंथ की वजह से जिस जर्नी में कई दिन लगने वाले थे उसे बस एक ही इंस्टेंट में खत्म कर दिया गया। अब वो ज़्वालिंग रॉयल फैमिली के इलाके के काफी करीब आ गए हैं। अभी इनके सामने होती एक बहुत ही मैसिव सिटी। इस शहर का ऑरा ही अलग था। उस चहल पहल से भरे शहर को देख के म्यूइंग कहती है कि यही ज़्वालिंग रॉयल फैमिली है। इस शहर को ऊंची ऊंची दीवारों ने पूरी तरीके से ढक के रखा होता है। इनके बीच में होती है वो प्रॉस्परस सिटी। भले ही जियान अभी इस सिटी से थोड़ी दूर हो वो तब भी उसके अंदर से कई पावरफुल औरों को सेंस कर पाता है। एल्डरजू बताते हैं कि ज़्वालिंग रॉयल फैमिली ज़्वानसेंटियन के हार्ट को संभालती है। बेसिकली वो यहाँ बात कर रहे थे एरिया की। ये मैसिव सिटी वॉल्स जो कि 10,000 किलोमीटर तक फैली है, इन्हें मेडुसा क्लैन का सामना करने के लिए खड़ा किया गया है। वो बताते हैं कि मेडुसा क्लैन को रोकने के लिए ज़्वालिंग रॉयल फैमिली लगातार भारी कीमत चुकाती जा रही है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका काफी इलाका मेडुसा ट्राइब के द्वारा कब्जा लिया जाता है। उस दूर रेगिस्तानी एरिया की तरफ देख के जियान कहते हैं मेडुसा क्लैन। उसके दिल में एक अजीब सी अनीस जागने लगती है। मीफंग कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सच बात है। कई सालों से मेडुसा क्लैन के अटैक्स को रोकने के लिए ज़्वालिंग रॉयल फैमिली को काफी मैन पावर यूज करनी पड़ रही है। म्यूइंग जिसने अभी कलरफुल कपड़े पहन रखे होते हैं वो भी काफी ब्यूटीफुल लग रही होती है, लेकिन लगता है ऐसे में उसका ध्यान अपनी अपीयरेंस पे नहीं था। वो कुछ
कुछ और सोच रही थी। अपने सामने के उस बड़े से शहर को देख के म्यूइंग कहती है, अजीब बात है, ऐसा लगता है मुझे कोई बुला रहा हो। नजारा कुछ देर बाद का दिखाया जाता है। अब तक जियान का ग्रुप उन बड़े बड़े गेट्स के सामने पहुंच चुका होता है। तब एक गार्ड चिल्ला के बोलता है, वहीं पे रुको, अपनी पहचान कराओ। एल्डर जू तो इस गार्ड की तरफ पूरी नजरों से नहीं देखते। जैसे वो चुटकी बजाते हैं, उस बंदे की आंखों के सामने एक लकड़ी से बना प्लेक अपीयर हुआ था। इस पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है, बर्निंग इंसेंस पवेलियन। एक ही फ्लैश में चीज गायब भी हो गई थी। भले ही उस गार्ड ने इस चीज को बस एक ही बार देख पाया हो, वो तब भी इसे तुरंत पहचान जाता है। आखिरकार ये वुडन प्लेक एक अथॉरिटी से भरे ऑरे को कैरी कर रहा था। वो गार्ड तुरंत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से बाव करके बोलते हैं, ऑनर्ड गेस्ट, आप प्लीज अंदर जाइए। एल्डरजू काम आवाज में कहते हैं, मेरे पीछे मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है इसमें तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सुन के वो गार्ड हेजिटेट करने लगा था। उस टोकन के हिसाब से एक इंडिविजुअल एंटर कर सकता है, कई लोगों का सिटी में एंटर करना काफी रिस्की हो जाएगा, खासकर जब ज़ोलने रॉयल फैमिली इतने हाई अलर्ट मोड में हो। अगर मेडुसा क्लैन का कोई हत्यारा अंदर घुसा आता है तो फिर चीजें काफी ज्यादा खराब हो सकती हैं। इससे पहले वो गार्ड कुछ रिस्पॉन्स दे पाता, हम उसके बगल में एक शाइन करते हुए फिगर को आते हुए देखते हैं। इस चमकते हुए कवच को पहने हुए इंसान की आंखें एकदम कॉन्फिडेंस से भरी होती है। इसका नाम होता है हुइया और इसकी स्ट्रेंथ 6 एम्पर की होती है। हुइया रिस्पेक्टफुल आवाज में कहता है, ऐसे ऑनर्ड गेस्ट के लिए ऑफ कोर्स एंट्री करने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उसका ध्यान जाता है उस गार्ड की तरफ। वो कहता है, अगर भविष्य में तुम्हें सेक्ट लीडर का टोकन दिखाई दे तो तुम उनकी एंट्री नहीं रोकोगे। आखिरकार तुम ऐसे लोगों को ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो हुइया रिस्पेक्टफुल तरीके से एक तरफ इशारा करता है जहाँ पे हाई लेवल के गेस्ट के लिए एक अलग ही दरवाजा बना हुआ था। एल्डरजू, जियान, म्यूफंग और म्यूइंग उस दरवाजे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। चारों के जाने के बाद हुइया कहता है, ये बर्निंग एसेंस पवेलियन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ये यहाँ पे इंपीरियल पॉन्ड की वजह से आए हैं। हुइया सारे सोल्जर्स से बोलता है, मेरी इस बात को याद रखना, जब भी फ्यूचर में तुम ऐसे फिगर्स को देखो तुम्हें रिस्पेक्टफुल बिहेव करना है। उस एल्डर के सिर्फ ऑरे की वजह से मेरी रूह कांप रही थी। मुझे लगता है इस लेवल के फिगर को रॉयल फैमिली के सबसे सीनियर लोग ही हैंडल कर सकते हैं। इतना कहने के बाद हुइया की आंखें पैनी हो जाती हैं। वो कहता है, हमें अब और भी सतर्क रहना होगा। मैंने सुना है हमारे किंग के मेजर प्लान सब शुरू होने वाले हैं। एल्डरजू जियान के ग्रुप को लेके एक शानदार से दिखने वाले घर के सामने पहुंच गए थे। इसका इंटीरियर एकदम आलीशान था और पूरे घर के अंदर एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस फैली होती है। जब जियान का ग्रुप अंदर जाता है, सबसे पहले इन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो कि काफी ब्यूटीफुल थी। इसने ऐसे कपड़े पहन के रखे थे जो कि उसकी पूरी बॉडी को हाईलाइट कर रहे होते हैं, मतलब प्रॉपर फिट वाले। वो लड़की कहती है, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, आप प्लीज कुछ समय तक इंतजार करिए, आपको रिसीव करने के लिए जिसे असाइन किया गया है वो यहाँ पहुँचने वाले होंगे। जब इस लड़की की नजर जाती है म्यूइंग के ऊपर, इनमें एक हल्की सी ईर्ष्या दिखाई देती है। हालांकि दोनों ने कलरफुल ड्रेसेस पहन के रखी थी, लेकिन दोनों जमीन और आसमान जितने अलग होते हैं। म्यूइंग के पास एक इथेरियल ब्यूटी होती है। उसके चेहरे को देख के ऐसा लगता है जैसे सच में इस दुनिया की बुराई ने उसे छुआ नहीं है। दूसरी तरफ उस औरत की ब्यूटी एक तरीके से वाइल्ड होती है। इसे इस तरीके से आसपास के एनवायरनमेंट ने शेप किया है। भली वो अंदर से चाहे कितनी भी एनवी फील कर रही हो, वो तब भी अपने चेहरे पे एक स्माइल लेके एल्डरजू से आगे जाने के लिए बोलती है। जब एक बार सभी बैठ जाते हैं, वो एल्डरजू और बाकियों को टी सर्व करने लगती है। वो वुमन बोलती है, हाल फिलहाल हमारी ज़्वालनी रॉयल फैमिली और मेडुसा क्लैन के बीच में टेंस मोमेंट चल रहा है। इस बार उनके ऊपर हमला करने हमारे किंग खुद गए हैं। उसके शब्द जो कि कई दिशाओं में इशारा कर रहे थे, ऐसा लगता है इनमें एक मैसेज छिपा हुआ है और ये होता है एल्डरजू के लिए। एल्डरजू नॉर्मल आवाज में कहते हैं, ऐसे मामलों पे तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है अब तुम जा सकती हो। एल्डरजू के इन शब्दों में एक पावरफुल फोर्स छिपी हुई थी। तुरंत इस वुमन की पूरी बॉडी ट्रेम्बल हो जाती है। उसके हाथ में जो टी कप था वो तुरंत ही जमीन पे गिर के फूट गया था। वो तुरंत ही अपनी नजरों को झुका के जमीन पे बिखरे हुए पीसेस को इकट्ठा करने लगती है। ऐसा करने के बाद वो बाव करके चली गई थी। म्यूइंग कहती है, डिसग्रेसफुल, इस लड़की के बर्ताव ने म्यूफंग पे भी कुछ अच्छा इंप्रेशन नहीं दिया होता। वो कहता है, सच में इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वहीं पे जियान के दिमाग में लगता है और कुछ चल रहा होता है। वो कहता है, लगता है ये वुमन यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट पोजीशन रखती है। उसके छोटे छोटे जेस्चर्स और बात करने के तरीके में एक अथॉरिटी और एक्सपीरियंस छिपा हुआ था। अगर उसका बैकग्राउंड हल्का नहीं होता तो वो ऐसी जगह पे नहीं होती। उस वुमन के जाने के कुछ सेकंड्स के बाद एक पतला सा व्यक्ति इस कमरे में आता है। इसके चेहरे पे एक रिस्पेक्टफुल स्माइल बनी रहती है। वो एल्डरजू की तरफ बाव करके बोलते हैं, ऑनर्ड गेस्ट, मैं वेंजी रॉयल फैमिली का एडवाइजर हूँ। हमारे किंग के बिहाफ पे मैं आपका वेलकम करता हूँ। एल्डरजू एक फ्लैट टोन में पूछते हैं, तुम्हारा किंग यहाँ पे सीधा क्यों नहीं आया? जूलाओ के ऐसे शब्दों को सुनने के बाद भी वेंजी के चेहरे की स्माइल बिल्कुल हिलती ही नहीं है। वो कहते हैं, लॉर्ड जू, पिछले कुछ समय से मेडुसा क्लैन के अटैक कुछ ज्यादा ही इंटेंस रहे हैं। हमारी
फोर्सेस को भारी नुकसानों का सामना करना पड़ा है। इस वजह से काउंटर अटैक करने के लिए हमारे किंग ने इस बार खुद आगे आने का फैसला लिया है। इस वजह से उनके ऑर्डर्स को मानते हुए मैं आपके स्वागत के लिए आया हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि उनकी नामौजूदगी की वजह से आप हमें ब्लेम नहीं करोगे। कुछ सोचने के बाद एल्डरजू नॉड करते हैं। वो आगे जाने का इशारा करते हैं। जाते जाते न जाने क्यों वेंजी की नजरें म्यूइंग से हट नहीं रही थी। ऑल्दो वो काफी जल्दी अपने सेक्शन को हाइड कर लेता है, लेकिन वो मनी मन में कहता है अजीब बात है, मैंने इस लड़की के ऑरे को कहीं सेंस किया है, मुझे बस वो याद नहीं आ रहा। कुछ ही देर में लोग चहल पहल के बीच में पहुंच गए थे। ये जगह लोगों से भरी होती है। बेंजी इस जगह की तरफ इशारा करके बोलता है ये ज्वालिंग सिटी का मेन स्ट्रीट है और इसके अंत में ज्वालिंग इंपीरियल पॉन्ड। लगता है शहर के खिलखिलाते हुए माहौल की वजह से एल्डरजू भी अफेक्ट हो गए थे। वो कहते हैं सिटी हमेशा लाइफ से भरी रहती है। इसके जवाब में बेंजी गर्व से भरी आवाज में कहता है लॉर्ड जू आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हमारे शहर का सबसे व्यस्त इलाका है। अगर आपके फैक्शन पवेलियन से भी कंपेयर किया जाए तो भी यहाँ पे भीड़ ज्यादा मिलेगी। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि आपका पवेलियन टैलेंट्स को कल्टिवेट करता है, वहीं पे हमारी जिम्मेदारी जनता का ध्यान रखने की है। इसके जवाब में जूलाओ बस स्माइल करते हैं। लगता है उनकी कमेंट करने की कोई इच्छा नहीं थी। पीछे पीछे जियान का ग्रुप भी उन्हें फॉलो कर रहा होता है। ये सीन चलता रहता कुछ और सेकंड्स तक, तभी अचानक से भीड़ में से एक जाना पहचाना फिगर दिखाई देता है। ये और कोई नहीं बल्कि वही सिक्स प्रिंस दूहे होता है। वो दादी मीस के बोलता है डैम बर्निंग इंसेंस पवेलियन। मेरे वहाँ पर जाने के बाद भी वो मेरा स्वागत करने नहीं आए, ऊपर से मुझे बेइज्जत होके और लौटना पड़ा। अगर वो मुझे दोबारा मिलते हैं तो मैं इस बात का बदला जरूर लूंगा। अपनी पर्सनल एम्बिशन अपने पिता की सपोर्ट को हासिल करने के लिए दूहे फैक्शन पवेलियन रॉब जमाने के लिए गया था, लेकिन लगता है उसके प्लान ने बैकफायर कर दिया। अगर सही समय पे उसके डैडी बीच में नहीं आए होते तो दूहे का कीमा बन जाता। लेकिन उसके कॉन्फिडेंस के पीछे का कारण ये होता है कि इतनी बड़ी परेशानी खड़ी करने के बाद भी दूहे के फादर किंग ज्वानलिंग ने उसे बिल्कुल डांटा नहीं होता। इससे दूहे को ऐसा लगता है जैसे उसके फादर उसे और भी आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हो। अब वेल इसमें कितना सच है इसके बारे में तो हम आगे की स्टोरी बता रही होगी, लेकिन हम अपने इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। वैसे भी यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा है और बिजी होने की वजह से मैं लंबी रिकॉर्डिंग्स कर नहीं सकता हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पूरे फेस्टिवल में 2 दिन से ज्यादा का गैप ना हो। हम 3-4 तारीख से फिर से अपने वीडियोस को अच्छी सी ड्यूरेशन में लाना शुरू कर देंगे। वैसे तो पूरा ब्रेक लेने का प्लान था, लेकिन कुछ लोगों के प्यार की वजह से मुझे एक्स्ट्रा टाइम निकाल के एपिसोड्स को बनाने में फोकस करना पड़ रहा है। लेकिन नींद फिर भी पूरी करनी जरूरी है। फिर आप कमेंट्स में लिख के ये बताओ कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है और आप इस आर्क के बारे में क्या सोचते हो। मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हमारे चैनल की मेंबरशिप ओपन है, आप उसे ज्वाइन करके हमें पर्सनली सपोर्ट कर सकते हो और इससे आपके लिए अर्ली एक्सेस का फीचर भी ओपन हो जाता है। अर्ली एक्सेस का फायदा ये है कि जैसे ही हम शाम को नए एपिसोड्स को प्रिपेयर करते हैं वो तुरंत ही सारे मेंबर्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। सो आप डेफिनेटली ऐसे चेक कर सकते हो और बन सकते हो हमारे बहुत सारे प्रीमियम मेंबर्स में से एक। हमारा मिलना होगा नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।